चलिए, तो स्वागत है आप सभी का वरदान इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। और मैं अमित कुमार साहू आपके लिए आज के टॉपिक में लेकर आया हूं भारत की जनगणना 2011। तो इसमें क्या खास होने वाला है इस वीडियो में? वीडियो को शुरू करने के पहले आप वही समझ लीजिए। तो इसमें जनगणना जनगणना के साथ-साथ जनगणना क्या है, कब प्रारंभ हुई, कहाँ-कहाँ प्रारंभ हुई, ये सारे टॉपिक्स के साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिलने वाली है मानचित्र। इन मानचित्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि शीर्ष 5 राज्य किसी भी चीज में शीर्ष राज्य कौन से हैं और किसी भी चीज में सबसे न्यूनतम जो है वह राज्य कौन-कौन से हैं। तो मैप के माध्यम से भी हम ये समझेंगे और साथ में मैं अपनी बनाई हुई कुछ ट्रिक्स आपके साथ साझा करूंगा जो निश्चित तौर पे इस टफ टॉपिक को समझने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए तो आप शुरू करते हैं भारत की जनगणना 2011। तो जनगणना के आंकड़े पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि जनगणना होती क्या है। तो बात करते हैं जनगणना। तो ये जो परिभाषा ये लिखी गई है ये जनगणना, तो जनगणना किसी देश किसी एक देश या किसी देश के एक विशिष्ट हिस्से, इसका मतलब या तो हम पूरे भारत की बात करेंगे, है ना, या किसी एक देश से एक देश के किसी एक विशिष्ट या सुपरिभाषित क्षेत्र या हिस्से की बात करते हैं, जैसे कि किसी राज्य की बात हम करते हैं या फिर अनेक राज्यों की या जिलों की बात करते हैं। ठीक, तो किसी देश या देश के एक विशिष्ट हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, उसके संकलन, विश्लेषण और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया क्या होती है? जनगणना होती है। क्या क्या है? एक देश जैसे भारत या देश का कोई विशिष्ट हिस्सा, जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, कोई भी एक स्टेट अपन ले सकते हैं। इसमें जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका एक विशिष्ट समय पर, विशिष्ट समय जैसे भारत की जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती रही है हमेशा, प्रत्येक 10 वर्ष में। तो एक विशिष्ट समय हो गया 10 वर्ष। देश हो गया भारत, देश का कोई विशिष्ट हिस्सा हो गया कोई राज्य। तो इनमें जनसांख्यिकीय मतलब कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, उन सभी का डेटा एकत्र करके उसको संकलन मतलब इकट्ठा करते हैं, संकलन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं और प्रसारित करते हैं। यही प्रसारित करने की प्रक्रिया क्या है? जनगणना है। प्रसारित किसके माध्यम से? सेंसस रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। चलें, तो ये जनगणना इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए, तो जनगणना 2011 पढ़ने से पहले हम कुछ इतिहास देख लेते हैं जनगणना का, कि जनगणना का इतिहास क्या है। एक मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास क्या है। तो प्राचीन काल में ऋग्वेद, तो प्रारंभिक साहित्य है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से क्या पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान, है ना, 800 से 600 बीसी के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को यहाँ बनाए रखा गया। मतलब ऋग्वेद में बताया गया है कि जनसंख्या की गणना की जाती थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र लिखी गई कौटिल्य द्वारा। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी, तो उन्होंने कराधान हेतु मतलब कर आरोपित करने की जो राज्य की नीतियां हैं उनको बनाने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण निर्धारण किया था। फिर उसके बाद आयन ए अकबरी मुगल काल में मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट आयन ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और ऐसी कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े एकत्रित किए हैं। इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इतना क्लियर है। आगे देखेंगे। तो अब बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कि कानूनी प्रावधान जनगणना के लिए क्या है। तो सबसे पहले एक अधिनियम, जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम, जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम जो 1948 में बना था,
उसके प्रावधानों के अंतर्गत जनगणना का कार्य किया जाता है। कौन सा? जनगणना का कार्य कहाँ किया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। अब इस अधिनियम को निर्माण करने के लिए विधेयक कौन लाया था? तो ये विधेयक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लाया गया था, जो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत की जनगणना 2011, यह अब देखते हैं कि जनगणना संविधान में कहां वर्णित है। तो संविधान की धारा 246, धारा 246, इसमें कहा गया है कि जनगणना कराने का दायित्व किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना का दायित्व किसका है, तो ये केंद्र सरकार का है। और विषय किसका है? तो यह संघ सूची का विषय है। और संघ सूची में शामिल होने के कारण इस पर नियम कौन बना सकता है? केवल केंद्र सरकार, भारत की संसद, मतलब केंद्र सरकार, लोकसभा। अंकन कहाँ किया गया है? तो 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर यह अंकन किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। उच्चतम अधिकारी कौन होता है? इसका उच्चतम अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त, इसकी देखरेख में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना का कार्य केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त, अब देखें 2011 के समय जब जनगणना, यही हमें पढ़नी है 2011, क्योंकि इसके बाद अभी तक नहीं हो पाई है। 2011 की जनगणना के समय डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये है डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये इन्होंने 2011 की जनगणना में अपना योगदान दिया। इनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2016 तक था। इसके बाद, ठीक है, इनके पहले कौन था? तो हमें एक इनके पहले का, एक ये और एक वर्तमान याद करना। वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त और महापंजीयक है, यह है मृत्युंजय कुमार नारायण, जो वर्ष 2022 में यहाँ पर आए हैं इस पद पर। इनके पहले 2004 से 2009 तक देवेंद्र कुमार सिकरी, और मृत्युंजय कुमार नारायण के पहले जोशी जी थे, शायद विवेक जोशी नाम है उनका। चले, आधुनिक विश्व में जनगणना, इसको देख लेते हैं। तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो हुई, वह हुई थी स्वीडन में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले नियमित जनगणना, इस पे याद रखना है नियमित, है ना? तो आधुनिक विश्व में नियमित जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। उसके बाद दशकीय जनगणना, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1790 से हुई थी अमेरिका में, 1790, इसको याद रखना है। 1790 अमेरिका। फिर इंग्लैंड में जनगणना कब हुई? तो इंग्लैंड में जनगणना हुई थी वर्ष 1801 से प्रारंभ। इंग्लैंड में जनगणना वर्ष 1801 से। तो ये कुछ वैश्विक है इतिहास, जहां जनगणना का प्रारंभ हुआ या जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में जनगणना अब यहां से शुरू होती है। तो भारत में जनगणना, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत है वह 1872 में हुई मानी जाती है। और यह जो जनगणना थी, यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। किसके शासन? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में आया है, तो याद रखना है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना, अब यहाँ केवल जनगणना की शुरुआत है और यहाँ है नियमित जनगणना, मतलब एक समय निर्धारण के साथ अब जनगणना की शुरुआत हो गई लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। तो यहां से 1881 में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के साथ, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना प्रारंभ हो गई है 1881, 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में। अब जनगणना आयुक्त कौन? क्योंकि जनगणना आयुक्त की देखरेख में जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है। तो जनगणना आयुक्त 1881 में जब
नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी उस समय डब्ल्यू पिलोडन इसके जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना अभी तक अब 1881 से प्रारंभ हुई। अब भारत जब स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हुआ 1947, तो इसके बाद जब पहली जनगणना हुई तो वह हुई वर्ष 1951 में। तो 1951 की जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मानी जाती है। और इस समय भारत की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाला स्वामी। तो इनको जरूर याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपाला स्वामी थे। अब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका क्रम कौन सा है, तो यह भारत की 15वीं जनगणना है। भारत की कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। कहां से, 1881 से प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, तो ये 2011 तक आते आते कौन सी जनगणना हुई, तो यह हो गई 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 7वीं जनगणना है, 1951 में पहली हुई थी और 2011 में 7वीं जनगणना हुई है। जाति आधारित जनगणना की बात की गई तो सितंबर 2010 ईस्वी में, मतलब सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना करने की स्वीकृति दी। इसके 2010 की स्वीकृति के पहले आखिरी बार 1931 में पहली बार हुई थी, 1931 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पहली बार मंजूरी सितंबर 2010 की है। ठीक, तो ये जाति आधारित जनगणना अलग से हुई जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच। अब बात करें 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्यों के बारे में, तो सबसे पहले 2011 की एक ऐसी जनगणना जिसमें शुभंकर प्रगणक शिक्षिका, ये शिक्षिका महोदय, यही फोटो मिल पाई थी तो ये मैंने डाली है यहाँ पर, ये शिक्षिका है ना, प्रगणक शिक्षिका, इनका शुभंकर था और इनका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य, ये तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से, तो एक तो प्रगणक शिक्षिका, एक प्रगणक शिक्षिका और एक हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, जब भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई तो उनके अनुसार एक लक्ष्य रखा गया, जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य ये रखा गया और ये लक्ष्य रखा है 2045 तक। अब चूंकि अब तो मुश्किल दिखता है ये लक्ष्य प्राप्त कर पाना, पर फिर भी 2000 जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार याद रखना है कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरता लक्ष्य प्राप्त करने का ये रखा गया। चले, एक फैक्ट है महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष मतलब जहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी फिर जनसंख्या में अचानक से यहां पर कमी आने लगी, तो जहां वृद्धि हो रही थी और फिर गिरावट आने लगी, ग्राफ पहले वृद्धि हो रही थी फिर जब गिरावट आने लगी जनसंख्या में, तो ये जो 1921 का वर्ष है, 1921, यह विभाजक वर्ष के रूप में है। तो वर्ष 1911 से 1921 के दौरान, कहां से कहां तक, 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कैसी रही, तो भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। कितनी, माइनस, मतलब ऋण 0.31% है ना, -0.31%, ये 1911 से 1921। अब इसमें कितना परिवर्तन आया, तो भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी इस दौरान। इन 10 वर्षों में 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, -0.31%, और इसमें जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। चलिए आगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 35,
2011 में, है ना। राज्य केंद्र शासित प्रदेश 35। जिले कितने थे? तो 640 जिले थे, जो कि वर्ष 2001 से 47 जिले ज्यादा थे, 47 ज्यादा। शहरों की संख्या कितनी थी? तो शहर इतने थे 7,933, गांव लगभग 6,40,000, और कुल आबादी 121 करोड़, जिसमें से शहरी आबादी कितनी? तो ये याद रखना है, शहरी आबादी 68.8% और ग्रामीण आबादी 31.2%। वर्ष 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 2001 से 2011 10 वर्ष का समय, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% रही। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना है, 17.64%। और भारत विश्व में 17.5% की आबादी रखने वाला देश है, जो कि वर्ष 2011 में दुनिया का दूसरे स्थान पर रहने वाला देश था। वहीं 2023-24 की एक नई रिपोर्ट में भारत अब चीन को पीछे छोड़ चुका है। 2011 की जनगणना के आंकड़े में तो कुल जनसंख्या है 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या यहाँ रही। अब पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ और महिला जनसंख्या 58 करोड़। इतना याद रख लेना कि 62 करोड़ पुरुष जनसंख्या, 58 करोड़ महिला जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.47% है, और वहीं महिला जनसंख्या का प्रतिशत 48.53% है। अब जनसंख्या में भारत का स्थान की बात करें तो वर्ष 2011 की, अभी अपन ने बात की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा था। पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का और तीसरा अमेरिका का। 2024 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया है। चलें, अब बात करते हैं भारत में दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर, तो ये कलर देख लेना, जो सर्वाधिक का ये हाईलाइट कलर है ना, और ये न्यूनतम मतलब रेड कलर है। नहीं, ये रेडियम और ये रेड, ये मैप में दिखेगा। ठीक, तो सर्वाधिक, तो सबसे ज्यादा है मेघालय। मेघालय, ये है मेघालय इधर। ठीक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला है मेघालय। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, 2011 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था। मिजोरम, ये मिजोरम है। तो ये हो गए सर्वाधिक वृद्धि वाले। दशकीय वृद्धि दर के कुछ आंकड़े हैं, ये इधर इस टेबल पे देखें। तो वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर, तो वार्षिक वृद्धि दर 2011 में 1.64% थी, और वहीं दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी, जो कि वर्ष 2001 की तुलना में वार्षिक वृद्धि दर में भी कमी आई थी और दशकीय वृद्धि दर में भी कमी। तो 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर में क्या हुआ? तो दशकीय वृद्धि दर में आई है कमी, इसको याद रखना है। चलें, अब सर्वाधिक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमपीपीएससी जैसे एग्जाम क्रम जरूर पूछ लेते हैं, एक बार पूछा जा चुका है तो अब याद रखना है। तो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। ठीक, न्यूनतम में, तो न्यूनतम में है नागालैंड, नागालैंड, फिर है केरल, उसके बाद गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। तो ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। नागालैंड याद रखना है, इसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई 0.6%, मतलब इसमें जनसंख्या कम हुई थी। ठीक, चले कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। तो कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, अगर आपको ठीक लगे ट्रिक्स पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे ये है, तो
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में हम बोल सकते हैं कि मेघ अरुण बिहारी। मेघ अरुण बिहारी, कश्मीर मिजो हमारी। ये हमारी बस तुकबंदी के लिए जोड़ा है। मेघ अरुण बिहारी, कश्मीर में जो हमारी, ये 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य मेघ अरुण बिहारी, कश्मीर में जो हमारी। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। और न्यूनतम में सीधा सीधा है, इसको ऐसा याद रखें, एन के गैस, GAS गैस। एन नागालैंड, के से केरल, इधर देखो, एन के गैस, ये तो नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। तो इस तरह से ट्रैक्स बना सकते हैं। चलें, इसके बाद जनसंख्या की बात है, तो सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से है। ये प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या, तो यहां जहां जहां लाल है खतरे का निशान, ये सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, इधर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फर्स्ट उत्तर प्रदेश, फिर सेकंड महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद है बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश में है। तो कौन कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। परसेंटेज याद रख लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, पहले पहले का तो याद रखना ही है। 16.51% उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, 16.51% संपूर्ण भारत का। तो अब जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कि यूपी में बापू आ, मतलब और बुलाएंगे कि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और आ जाओ, है ना। तो यूपी में बापू आ। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इस टाइप से ट्रिक्स अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। चलें, इसके बाद न्यूनतम में, तो न्यूनतम में है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड, है ना। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। अब जनसंख्या यहाँ पर न्यूनतम है, तो यहां से जाने वाले लोगों से अपन बोलेंगे कि सिमी अरुण गो ना, मतलब सिमी अरुण मत जाओ, गो ना, सिमी अरुण गो ना, ये न्यूनतम है। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागालैंड, है ना। ये ठीक है, ट्रिक याद हो सकती है, सिमी अरुण गोना। और ये यूपी में बापुआ, ये जनसंख्या की दृष्टिकोण से सर्वाधिक और न्यूनतम है। मैप के माध्यम से भी ये देखो, ग्रीन दिख रहा है ये न्यूनतम है, ये जो रेड दिख रहा है ये सर्वाधिक है, इसको क्रमांक से याद कर सकते हैं। चलें, इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यही जनसंख्या का जो घनत्व है वह 2001 के दृष्टिकोण से अगर पूछ ले, 2001 से लेके 2011 तक में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो 2001 में यह 325 था, 325 था, और 2011 में यह 382 हुआ जनसंख्या, मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई। अब देखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक, ये जो कलर है ये सर्वाधिक का है, ये जो डार्क डार्क वाला ये कलर है ये न्यूनतम का है, इस बाकी इस कलर को छोड़ देना है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है 1006 जनसंख्या घनत्व। इधर 1100 होना था, करेक्शन, बिहार में है 1106 जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की समस्त संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, और यह बिहार में सर्वाधिक है 1106।
उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। इसके बाद न्यूनतम है, तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17, इसको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है 17। फिर मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है, बिहार में है, और सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, तो अब जैसे ये सबसे ज्यादा घनत्व है तो ये इधर याद कर सकते हैं, बिप के उत्तर, बिप के उत्तर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिप के उत्तर में, बिप के उत्तर हरी, बिप के उत्तर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व याद रख सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो। ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या में भाई ये अरुमी सिमना, ये ठीक है, अरु मी सिमना, इसको याद रख सकते हैं, है ना? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कहाँ है, तो अरुमी सिमना, अरुमी सिमना मतलब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यह लिंगानुपात दर्शाता है। 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 है। वहीं 2001 की अगर बात करें तो 2001 में यह 933 था, मतलब इसमें 10 की वृद्धि हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए 2001 से 11 के बीच में तो लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 10 की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात में है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। कौन कौन से हैं याद रखें, रिवीजन करते चलें। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, मणिपुर और छत्तीसगढ़। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो केरल में सबसे ज्यादा 1084 है लिंगानुपात, तो मतलब यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है और छत्तीसगढ़ है ना? के टी आम 36 के, केत आम 36 के, केटी आम 36, केटी आम 36, केटीएम 36, केटीएम केटीएम 36, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं के ताम 36, केताम 36, केताम 36 मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है जो कि 879 है, 879। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरी जम से पंजा उतार, है ना, कम है ज्यादा करना है तो अपन को करना है हरी जम सी पंजा उतार। शिशु लिंगानुपात, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में 972, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इधर इस एरिया में 972। उसके बाद फिर पाया जाता है मिजोरम में, मिजोरम में 970, मेघालय इसमें भी 970, छत्तीसगढ़ में 969 और केरल में 964। छत्तीसगढ़ में कितना, 969, इन दोनों में 970, इधर पाया जाता है 972।
शिशु लिंगानुपात, और केरल में पाया जाता है शिशु लिंगानुपात 964। तो शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से केरल अभी 5वें स्थान पर आता है, वहीं लिंगानुपात की दृष्टि से केरल हमेशा पहले स्थान पर आता है। ठीक, चले। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा में 834, ये हरियाणा 834 लिंगानुपात, फिर पंजाब में 846 है। ठीक, जम्मू कश्मीर में 862 पाया जाता है, राजस्थान 888, और उसके बाद गुजरात 890। चलो, तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। इसको देखें एक बार, लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है, इधर केरल में, और सबसे जो कम लिंगानुपात है वह हरियाणा में पाया जाता है। ठीक, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें से ये ग्रीन बैकग्राउंड भी हटा देंगे ताकि आपको प्रिंट कराने में आसानी हो। साक्षरता, तो साक्षरता कितनी है? 73%, मतलब भारत में कुल जनसंख्या का 73% लोग 2011 में साक्षर था। चलो, सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, इसमें 94% साक्षरता है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, मिजोरम 91.3% साक्षर, गोवा 88.7% साक्षर, त्रिपुरा 87.2%, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश 82.8%, 82.8% हिमाचल प्रदेश। तो यही जो है पूछा गया था एग्जाम में, और इसका क्रम पूछा था, तो क्रम याद रखना, KMGTH, इसको याद रख लेना, है ना। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है, सर्वाधिक साक्षरता, तो KMGTH, ये राज्य का क्रम है, इसको याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता में, KMGTH सर्वाधिक साक्षरता है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता, तो इसको बिहार याद रख लेना, बस 61.8% है, बाकी अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इसको अगर ज्यादा अच्छे से याद रखना तो याद रख सकते हैं बर्जा, बर्जा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बर्जा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो ये न्यूनतम साक्षरता, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बोला जा बर्जा रे। चलो, याद कर लेना। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 80.9% है, जिससे सर्वाधिक वहीं केरल में, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये वापस KMGTH ही आएगा इसमें, है ना। तो पुरुष साक्षरता भी वही है। हाँ, महिला साक्षरता में 5वां स्थान बदलता है, तो अपन को महिला में 4 याद रख लेने KMGT, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चले। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार सबसे कम साक्षरता है पुरुषों में, 71%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड है। ये ऐसा कुछ ट्रिक्स अगर बन जाए तो बना सकते हैं, बामजा। चले, महिला साक्षरता वही है KMGT, इधर H की जगह N आ जाता है बस। तो महिला साक्षरता में वैसे 4 पूछता है, तो KMGT याद रख सकते हैं। ठीक, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। केरल 92% साक्षर है महिलाओं की दृष्टिकोण से, 92% साक्षर। मिजोरम 89.3% साक्षर है। केरल 92% और मिजोरम 89.3%। उसके बाद से केवल क्रम याद रखना, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, और इधर न्यूनतम में बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अब बात करें सर्वाधिक प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या की, जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण किसमें? प्रतिशत में, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो इधर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 90% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।
हिमाचल प्रदेश में 90% क्या पाया जाता है, ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। बिहार बिहार में 88.7%, 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद आता है असम, ये तो असम में है 85.9%। उसके बाद उड़ीसा और मेघालय। इधर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है गोवा में, ये वाला है गोवा, 62.2%। उसके बाद मिजोरम, इधर तो मिजोरम में जनसंख्या जो है वो पाई जाती है 52.1%, 52.1%। उसके बाद है तमिलनाडु में 48.4%। फिर केरल में 43.7%। तो इसको सर्वाधिक नगरीय को याद रखना, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर आता है नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। वहीं न्यूनतम की अगर बात करें तो सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या वो सिक्किम में, छोटा राज्य भी है तो सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, इसमें दूसरे नंबर की न्यूनतम। तो इसमें तो पहला पहला याद रख लो बस जनसंख्या के हिसाब से। बाकी क्रम में तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। वहां न्यूनतम में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में पंजाब में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत 31% पंजाब में। के बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा। चले तो पंजाब सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर प्रतिशत में बात करें तो पंजाब में, उसके बाद हिमाचल में। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति मतलब एससी पाए जाते हैं। चलिए एक ये फैक्ट याद रखना है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता, मतलब एससी बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है, तो नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम आता है 94.4% के साथ। उसके बाद आता है नागालैंड, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है एसटी में। एसटी मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर, ये 1,53,16,784 लोग एसटी में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए इसके बाद बात करें अब केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो एक बार इनका हम रिवीजन करेंगे अभी वीडियो के एंड में, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली में है, दिल्ली के बाद है पुडुचेरी में, है ना, पुडुचेरी में। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली में। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या तो लक्षद्वीप में। 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप ने की है, कितनी की है, 6.3% की है। जनघनत्व कितना है, सर्वाधिक जनघनत्व है दिल्ली में, 11,320 व्यक्ति पे 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। तो सर्वाधिक है दिल्ली में, और सबसे कम जनघनत्व अंडमान निकोबार, 1 किलोमीटर में केवल 46 लोग, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। चले लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का है 1037, और सबसे कम दमनदीप का है 1618, 1600 नहीं सॉरी 618 शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात दिल्ली में है, 871। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में 91.8% के साथ, और सबसे कम दादर नागर हवेली। पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है 95.6% के साथ, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दादर नगर हवेली में। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में और दादर नगर हवेली में कम। तो साक्षरता में तीनों एक जैसे हैं।
टोटल साक्षरता भी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है और महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है। साक्षरता में न्यूनतम दादर नागर हवेली है, इधर न्यूनतम दादर नागर हवेली और महिला में भी दादर नागर हवेली न्यूनतम। चले, इसके बाद बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली में है और सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अनुसूचित जाति जनसंख्या तो सबसे ज्यादा प्रतिशत चंडीगढ़ में और सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में। वही वैसे ही फैक्ट एक याद रखना है कि कोई भी एससी कहाँ नहीं होते, तो लक्षद्वीप में नहीं है एससी और अंडमान निकोबार में भी एससी नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है वो निवास नहीं करती है। चलिए एक बार अब रिवीजन करेंगे हम पूरी शुरू से लेके जनगणना का, तो आप लोग भी अपने हिसाब से बोलते जाइए। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा संविधान में, जनगणना के प्रावधान जो अपन ने पढ़े हैं कहाँ संविधान में। ठीक, तो संविधान में कौन सी धारा में है, तो संविधान की धारा 246 में इसमें बताया गया है कि जो जनगणना कराने का दायित्व है वो किसका होगा, तो यह केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार का दायित्व होगा। अंकन कहां पर है इसका, तो इसका जो अंकन है वह 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर अंकित है। इसको याद रखना, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर है। किसके अधीन है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है, उच्चतम अधिकारी पढ़ा हमने, तो यह उच्चतम अधिकारी होता है जनगणना आयुक्त और महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल। तो आयुक्त, जनगणना आयुक्त और महापंजीयक इसका उत्तराधिकारी होता है। आयुक्त के बारे में दो चीजें पढ़ी थी कि 2011 में आयुक्त कौन था, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये वर्तमान में है। तो जनसंख्या का या जनगणना का क्रम देखा तो 2011 की जो जनगणना का क्रम है वह भारत की 15वीं जनगणना है। अगर बात करें स्वतंत्रता के पश्चात तो वह भारत की 7वीं जनगणना है। एक फैक्ट याद रखना है कि 2011 में सर्वप्रथम बायोमेट्रिक जनगणना की गई, सर्वप्रथम बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक आंकड़े 2011 में एकत्रित किए गए थे। इसके बाद हमने देखा कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, तो इसका जो शुभंकर है वह था प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका देखा 2011 में शुभंकर। आदर्श वाक्य देखा था, क्या है आदर्श वाक्य, रिवीजन के टाइम सब लोगों को बोलना चाहिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य है। भारत में फिर हमने देखा था शुरुआत जनगणना की। ठीक, अब हम केवल 2011 की जनगणना की बात करेंगे, है ना। तो बाकी और जो फैक्ट देखे वो वीडियो में है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ में भी देख लेंगे। तो शुरुआत, तो 2011 की जो जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी कब, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई। फिर 1881 में हुई नियमित जनगणना रिपन के टाइम पर, है ना। फिर 1881 से नियमित जनगणना ये हो रही थी। स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो वही थी 1951 के टाइम पे। तो 1951 में कौन थे, तो ये थे आर ए गोपाला स्वामी, जनगणना आयुक्त गोपाला स्वामी। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे डब्ल्यू डब्ल्यू पिलोडन। चलिए, इसके बाद बात करें तो लक्ष्य कहाँ आता है, तो 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा गया है। 2000 में जो नई जनसंख्या नीति आई थी उसमें।
चलिए आगे और कुछ फैक्ट हैं। महान विभाजक वर्ष हमने देखा 1921, महान विभाजक वर्ष था। महान विभाजक वर्ष 1921 में। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या के आंकड़े हमने देखे 121। ठीक, इतना याद रखना 121 है ना। 8 54 977 ये है, तो आप 121 याद रख लो। ठीक, फिर विश्व की कुल जन प्रतिशत कितना है? तो ये 17.5% देखा था। वार्षिक वृद्धि दर में कमी आई। 2011 में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी, और वहीं 2001 में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% थी। तो मतलब यहाँ कमी आई है। ठीक, दशकीय वृद्धि दर में क्या हुई है? वार्षिक है तो 2011 की जनगणना 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी 10 की वृद्धि दर। चलो, इसके बाद ऋणात्मक वृद्धि दर तो 0.6 नागालैंड ने। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है कितना? 943। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 918 है। साक्षरता 73% है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% है। चलिए और आगे, उसके बाद सबसे ज्यादा साक्षर है केरल। तो केरल भारत का पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। कौन सा? केरल। देश में अब तक घोषित पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह है केरल है। चलिए, भारत में कुल एससी कितने हैं? तो भारत में कुल एससी 20.14 करोड़ हैं। ये पीडीएफ में सब है, आपको सब मिलेगा। 20.14 करोड़। और एसटी कितने हैं भारत में? तो एसटी भारत में है 10.43 करोड़ एसटी हैं। चलिए, लिंगानुपात कितना है एससी एसटी का? तो एससी और एसटी का लिंगानुपात, एससी का और एसटी का, तो एससी जो है उनका लिंगानुपात 945 और एसटी का लिंगानुपात जो है वो 990 है। इतने फैक्ट थे, इनको याद रखना है। बाकी फैक्ट जो हैं वह वीडियो में कवर किए गए हैं, तो आप सबको याद रखना है और रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वरदान फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल और वरदान इंस्टीट्यूट के नाम से आप सब वरदान इंस्टीट्यूट के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये था जनगणना का टॉपिक जो पूर्ण हुआ, और आशा है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। तो मानचित्र भी प्रयोग किए गए हैं जितने हो सके, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।